भाई मैन अग्री में क्या शाम थी, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड। और मास्टर क्लासन जीत कहें तो शायद गलत नहीं होगा एसआरएच के लिए, एक रिकॉर्ड चेज। और ये सब कैसे हुआ? 249 रन चेस कर गई ये टीम। टारगेट मिला था 244 का, लेकिन 243 से 6 लगा के 249 तक पहुंचती है एसआरएच। स्वागत है ये स्पेन क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं सैयद सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई आपका। शुक्रान। एक आंधी आई वानखेड़े पर, और उस आंधी में ऐसा लगा कि एक क्लासिकल पारी देखने को मिली हेनरिक क्लासन की, मास्टर क्लासन पारी। हाँ, एक तो वानखेड़े का जो विकेट था वहाँ पे करीब 500 रन हमें देखने को मिले, और 243 डिफेंड कर लेना चाहिए था एमआई को, और एक बीच में उनके पास वो मौका आया था, पर उसके बाद वो हेनरिक क्लासन वाली आंधी आ गई, और उन्होंने आज सही मायने में जो पुराने क्लासन थे वो हमें नज़र आए। इसके पहले उनके ऊपर दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, उन्होंने थोड़ी धीमी पारी खेली थी, सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने रन्स बनाए थे, पर आज उनको लगा कि यहाँ पे सही वक्त है अपने पुराने वाले क्लासन को सामने लाने का। वही उन्होंने किया, जो काउंटर अटैक उन्होंने किया, क्योंकि उसके पहले ईशान किशन का विकेट गिरा था, उसके बाद ट्रैविस हेड का विकेट गिरा था, और तभी नीतीश रेड्डी आए थे उनके साथ बैटिंग करने के लिए। वहाँ से उन्होंने जो किक स्टार्ट किया, फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया, और कुछ फैसले भी थोड़ा सा उनका साथ देते गए। सबा भाई मसलन अगर आप देखें 15वां ओवर आप पे गजनफर कुछ को सैयद वही मैं आ रहा था, 15वां ओवर आप गजनफर को देते हैं। सब जानते हैं कि किस तरीके से खेलते हैं क्लासन स्पिनर को, और उस ओवर में 2 छक्का और 1 सिक्स जो उन्होंने लगाया था वो क्या था? स्विच हिट थी, रिवर्स शॉट था, क्या था? मतलब जबरदस्त। मुझे लगता है कि कई सारे टैक्टिकल एरर्स हुए हैं आज भी। सबसे पहला एरर ये था कि जब आप विल जैक्स को लेकर आए हैं, उनसे अगर आपको गेंदबाजी करानी है तो आपने पहला ओवर उनसे क्यों नहीं कराया, जब आपके सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स सामने हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इंग्लैंड और भारत के ख़िलाफ़ जो वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ था, वहाँ पर विल जैक्स ने आउट किया था दूसरे ओवर में। हाँ, दूसरे ओवर में आउट किया था। तो यहाँ पे आपको चांस तो लेना होगा, आपको थोड़ा बहुत तो हेज करना होगा। वहाँ पर आपने शुरुआत किसी और से करा दी, ट्रेंट बोल्ट से। वो पहले ओवर में 10 या 11 रन दे दिया, उसके बाद आपने बुमराह से बॉलिंग कराया। चौथे ओवर में आप विल जैक्स की तरफ गए, तब तक तो ये दोनों बैटर सेट थे, और उस ओवर में वो इतना 19 रन दे दिया, क्योंकि वहाँ पे ट्रैविस हेड ने भी रन बनाया, वहाँ पे अभिषेक शर्मा ने भी रन बनाया। तो आप जब कुछ नया लाना चाहते हैं, गैम्बल लेते हैं, तो आपको पहले ओवर में ही लेना चाहिए, तो वो आपने किया नहीं। सबसे पहले गलती वहाँ हो गई। उसके बाद 10 ओवर के बाद या 11वें ओवर में बॉल को चेंज किया गया था। वो सूखी गेंद आई थी, वो समय था गजनफर को लगवाने का, क्योंकि उस समय ये साझेदारी बस पनप रही थी हेनरिक क्लासन और नीतीश रेड्डी की। वहाँ पर हार्दिक पांड्या ने खुदा की गेंदबाजी कर ली। वहाँ पर आपको चाहिए था विकेट। आपको मालूम है कि अगर हेनरिक क्लासन का विकेट वहाँ पे गिर जाता, मिल जाता है एमआई को, तो फिर जीतने के चांसेस बढ़ जाते। आपने गजनफर को आप लेकर आए 15वें ओवर में, करेक्ट, और वहाँ पे ये जो रिवर्स जो शॉट खेला हेनरिक क्लासन ने, वो इतना बड़ा ओवर, और वो तो तैयार रहते हैं कि थोड़ी सी छोटी गेंद आई नहीं कि उसको जड़ देते हैं ऑन साइड में या फिर ऑफ साइड के ऊपर भी। तो ये तो उनका स्ट्रेंथ है, और उसके ऊपर से वो जो शॉट खेला, मुझे लगता है वहीं से टीम एमआई की जो है धाराशायी हो गई। एक और चीज़ आप भूल गए इम्पैक्ट के तौर पर, और शायद शार्दुल ठाकुर भी ये पूछना चाह रहे होंगे। इम्पैक्ट के तौर पर आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आते हैं, सब लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पर उनको देखते हैं। आपने उनको गेंदबाजी नहीं दी वहाँ पर लाके भी। हाँ, मुझे वो तो है, उनको अगर आप उनको लेकर आए तो फिर आप किसी और को लेकर आते हैं। क्रिश भगत थे आपको, जिनको आपने दो मैच खिलाया, उनको आप ट्राई आउट कर लेते। पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा आज जो कारण रहा है वो 4 ओवर बुमराह के। एमआई को हमेशा ये लग रहा था कि 4 ओवर बुमराह के बहुत ही डिसाइसिव रहेंगे। आज 4 ओवर बुमराह के बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए। वहाँ पर जो इंडियन अनकैप बैटर्स, उन्होंने भी आके रन बनाया, चाहे नीतीश रेड्डी तो खैर कैप्ट हैं, पर सलील अरोड़ा ने आके रन बनाया, और नई गेंद के साथ भी जो उन्होंने 2 ओवर डाले वहाँ पर भी वो महंगे रहे, और अंतिम के जो 2 ओवर उन्होंने डाले वहाँ पर भी महंगे रह गए। तो वो 4 ओवर जो ध्यान में लेकर एमआई चल रही थी कि ये 4 ओवर में विकेट भी मिलेगा और अच्छी गेंदबाजी भी होगी, वो जो हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि ये फिर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो गया एमआई के लिए। और शार्दुल ठाकुर, आप किसी को भी लेकर आते हैं, आइडिया क्या है लाने का? आप एक बॉलर को लेकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हमें विकेट लेकर देगा, पर आपने उससे गेंदबाजी कराई नहीं। 4 ओवर 54 रन, कोई विकेट नहीं। बुमराह के आईपीएल करियर का तीसरा सबसे महंगा स्पेल हो गया। और जब बॉलर की बात हो रही है तो मुझे याद आता है ईशान मलिंगा की गेंदबाजी इस पिच के ऊपर में, जिस पिच पर 500 रन बन रहे हैं सबा भाई, वहां पर 4 ओवर में 28 रन, 1 विकेट ईशान मलिंगा
मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द मैच होने चाहिए थे वो, भले क्लासन को दिया गया हो। मुझे भी लग रहा था कि उनको मिलना चाहिए था, कोई डिजर्व करते हैं। इस विकेट पे जहाँ पर सभी बॉलर्स की पिटाई हो रही है, वहाँ पे 4 ओवर डालना, वो भी हार्ड ओवर्स डालना। उन्होंने पावर प्ले में भी ओवर डाला, मध्य ओवर में भी डाला के, और उसके बाद अंत के भी ओवर्स डाले। और उन्होंने जो अंतिम के जो लास्ट के 4 ओवर में जो गेंदबाजी की है, वो एक और कारण रहा जहाँ पे मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 41 रन बनाए अंतिम के 4 ओवर में। ईशान मलिंगा के पास एक तो स्लिंगिंग एक्शन है, उनके पास गति परिवर्तन है, वो स्किडी बॉलर हैं, जो बॉल उनकी स्लॉट में भी आती है, चूँकि बाउंस कम मिलता है वहाँ पर बैटर सीधा शॉट खेलने में उनको परेशानी होती है, टाइमिंग करने में मुश्किल होती है। तो इस समय मुझे लगता है कि सबसे इन्फ्लुएंशियल बॉलर एक मेनस्टे के रूप में काम कर रहे हैं बॉलिंग यूनिट में, वो है ईशान मलिंगा। पैट कमिंस ने भी अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 2 ओवर डाले पावर प्ले में, जो कि बहुत ही कठिन ओवर्स होते हैं। अंतिम में उनका भी एनालिसिस, 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 39 रन दिए। तो जहाँ पे 240 रन बन रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके 2 बॉलर्स बिलो 8 चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि तभी SRH को लग रहा होगा कि अभी भी हम लोग कॉन्टेस्ट में बने हुए हैं। तो उन 2 बॉलर्स का वो 8 ओवर का जो स्पेल डाला है उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ है SRH के लिए। अब बॉलर्स के लिए तो आजकल कोई सुनता भी नहीं। अभी देखिए मेरे मुंह से 28 निकल गया 4 ओवर में, ऊपर से प्रोड्यूसर की आवाज़ आ गई कि 28 नहीं 29 उन्होंने दिया था, 1 रन आपने कम बोल दिया। मतलब बॉलर्स के लिए किस तरीके से हो रहा है। बहरहाल अगर हम दूसरी तरफ आए सबा भाई, और वो 8.4 ओवर में जो पार्टनरशिप थी ट्रेविस हेड की, 29 रन के करीब, वहीं से बाहर हो गई MI। हाँ, उसके पीछे मुझे लगता है कि इतने बड़े रन चेज में ना आपको थोड़ी प्लानिंग करनी होती है। अब MI ने पावर प्ले में कितने बनाए थे, करीब 72 या 78 बनाए थे, या 78 बनाए 78 MI ने बनाया, MI ने बनाए थे 78, इन्होंने 92 बना दिया। SRH को पता था कि ये रन चेज आपको पूरा करना है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा इजाफा करना होगा। वो SRH ने कर लिया, 92 कर लिया। उसके बाद और कौन सा एरिया था जहाँ पर MI पीछे रह गया, तो अंतिम के 4 ओवर। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मध्य ओवर में भी वही गति बरकरार रखनी थी, जो कि SRH ने किया। उन्होंने ये भी ध्यान में लगाया होगा कि अगर आप पावर प्ले में इतने तेज़ी से रन बना रहे हैं, तो बीच में 1-2 विकेट गिरेंगे, पर आपके पास ऐसे बैटर्स होने चाहिए जो उस प्रकार से काउंटर अटैक कर सके और अंत में मैच को आसानी से वो ख़त्म कर पाएँ। मुझे लगा कि हाफ वे मार्क में SRH को ये लगा होगा कि चूँकि हम लोगों ने MI को प्रिवेंट किया स्ट्रॉन्ग फिनिश क्या होता है सैयद, अंतिम के 4 ओवर में जब आपके पास विकेट्स हैं हाथ में, आप कम से कम 55 से 60 रन बनाए, MI ने सिर्फ 41 रन बनाया। तो SRH को ये लग रहा होगा कि अभी हम लोग कॉन्टेस्ट में हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के 4 ओवर में उतने रन बनने दिए नहीं। अगर हम ठीक से प्लान करेंगे तो ये हम रन चेस पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें जो खासियत थी वो 17, 18, 19, ये 3 ओवर में 27, आखिरी ओवर में 14, सब मिला के 41। लेकिन इन सारी चीज़ के बीच में एक खिलाड़ी अपने आप को थोड़ा सा महसूस कर रहा होगा कि यार मेरी क्या गलती थी। 123 नाबाद रन, रायन रिकल्टन, IPL में MI के लिए सबसे बड़ी पारी और सबसे तेज शतक भी। उन्होंने सना जयसूर्या, तिलक वर्मा सबको पीछे छोड़ा। हाँ, आज पारी उनकी बहुत अच्छी रही, क्योंकि शुरुआती दौर में उनको खेलने का मौका मिल रहा था। जैसे क्विंटन डी कॉक आए, उनकी जगह चली गई थी। और इस तरह जब कोई खिलाड़ी बाहर जाता है, फिर उसको अंदर आना होता है, तो वापस फॉर्म में आना, रन बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। पर वो रायन रिकल्टन ने किया। मुझे लगता है कि थोड़ा वो 100 बनाने के बाद उनकी गति थोड़ी कम हो गई। ये हम लोगों ने कई बार देखा है, ख़ास करके जो बैटर्स पहले बैटिंग करते हैं और अपना 100 बनाते हैं, उनके अंतिम के 10 या 12 गेंदों में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कम हो जाता है। साई सुदर्शन के साथ भी यही हुआ था। अंतिम के 12 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट जहां 200 का था, वो 138 आ गया था। आज रायन रिकल्टन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो जब आप टारगेट सेट कर रहे हैं तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मोर एंड मोर अब आने वाले समय में आपको ऐसा बैटर चाहिए। अगर आपके अंदर गैस ख़त्म हो गया है, अगर आप स्टीम लूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको नए बैटर की ज़रूरत पड़ेगी। पर आज अनफॉर्चुनेटली जो नए बैटर्स आए भी, उनसे भी कोई बड़े शॉट्स उस हिसाब से लगे नहीं जितनी उम्मीद कर रहा था MI। तो चेजिंग करते समय आपको मालूम है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप पूरा कर सकते हैं और तेज़ी से रन बना सकते हैं। पर बैटिंग फर्स्ट बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो पारी आप बड़ी खेल रहे हैं जो बैटर, आपको प्रयास ये करना होगा, एक तो आप अपने माइलस्टोन की तरफ के बारे में ना सोचें। आपके सामने में माइलस्टोन सिर्फ यही है कि आपको टीम को बड़ा स्कोर तक पहुंचाना और स्ट्रॉन्ग तरीके से फिनिश करना। बिल्कुल, वैसे गैस वैस की बात मत ही कीजिए, वो कहीं और पैनिक हो जाता है आदमी। आजकल माहौल ऐसा चल रहा है। और इसी माहौल के बीच में ये अब पॉइंट्स टेबल हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वो होता नहीं है, आप गाड़ी चलाइए, कहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, कहीं राइट हैंड ड्राइव होती है। टॉप 4 टीम एक तरीके से जा रही हैं और बाकी 6 टीम दूसरे दिशा में जा रही हैं। ये पॉइंट्स टेबल सवा भाई, ये नीचे वाली टीमों को परेशान कर रहा है।
और ये मुझे लगता है कि पहली बार है कि ये हालत है। ये अभी हाफ वे स्टेज तो हो गया है, बस 1-2 मैचेस ऊपर नीचे रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे लगता नहीं है कि आईपीएल के किसी भी सीज़न में हमें नज़र आई होगी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है सैयद, कि ऐसी टीमें जो मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रही हैं, उसको उस हिसाब से जिन्होंने तैयारी की है और उस हिसाब से वो खेल रही हैं, वो टीमों में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है। इसीलिए टॉप 4 टीम्स, उनका आप देखिए पावर प्ले का स्कोर देख लीजिए, एवरेज पावर प्ले का उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, वो सब में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये टॉप 4 इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा पावर प्ले में जीत हासिल की है, चाहे गेंदबाजी में हो या फिर बल्लेबाजी में हो। और इनके पास ना ही केवल टॉप 3 हाई स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स हैं, पर उनके पास ऐसे बॉलर्स भी हैं जो नई गेंद के साथ आपको विकेट ला के दे रहे हैं। और यही बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रहा है टॉप 4 टीम में और उसके नीचे वाली टीमों में। तो छोटा सा प्रेडिक्शन इसी के ऊपर में, ये जो टॉप 4 अभी हम देख रहे हैं, क्या यही रहेंगे या इसमें से कोई टीम में चौंकाएगी किसी को? मुझे लगता है कि ये जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, अगर यही फॉर्म उन्होंने मेंटेन किया, इसी विजन के साथ वो आगे खेलते रहे, अब मुझे लगता है कि इनके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब रेस होगी कि इन 4 में से टॉप 2 कौन होगा। पर यहाँ तक आपने जिस तरह का परफॉर्म किया है, अगर 1-2 मैच ऊपर नीचे हो भी जाता उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 8 मैचेस में से आपको सिर्फ 2 या 3 मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ से इनका रास्ता कुछ ज़्यादा ही साफ मुझे नज़र आ रहा है। यानी नीचे वाली 6 के लिए परेशानी बढ़ चुकी है और आपने खुद बढ़ाई अपनी परेशानी, जैसा क्रिकेट खेला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई अब नीचे की जो 6 टीम है उनके लिए परेशानी बढ़ गई है, ऐसा सबा करीम कह रहे हैं। और क्या ये कुछ पलटवार होता है या अभी भी कुछ बदलाव होता है? आप भी फीडबैक अपना दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।